विधानसभा का 3 दिन का हाँ सेशन था, तो उस टाइम कल मैंने कहा था भाई इसके बारे में समीक्षा आज करेंगे। तो जो इन टोटलिटी हुआ है ये सेशन बिल्कुल नीरस, और जो सरकार ने जितने जवाब दिए कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, क्योंकि इनके पास कोई अचीवमेंट है ही नहीं दिखाने के लिए। हर उसमें ये जो है पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जैसा हम कह रहे हैं, जैसे बेरोजगारी का दिया, बेरोजगारी के आंकड़े दिए मुख्यमंत्री जी ने कि भाई हमारे उसमें एक एजेंसी का दे दिया बेरोजगारी का, जबकि मैंने उनसे पूछा जो नीति आयोग की है उसके हिसाब से बेरोजगारी हरियाणा में 9% है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री, जबकि 2014 में 2.9 थी। बेरोजगारी घटाने के लिए और वजह और बढ़ा दी इसमें एम्प्लॉयमेंट। और ये देखो, ये मेरा कहना नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ निकालिए भाई, ये पार्लियामेंट में दीपेंद्र का सवाल था और उसमें जो जवाब दिया है मिनिस्टर ने, उनके जो रामेश्वर थे स्टेट मिनिस्टर, उसमें ये 9% आया हुआ है। ये लोकसभा का जवाब दिया हुआ, राज्यसभा में सॉरी, जबकि 2012 में 4.3, 2014 में 2.9 और 15-16 से बढ़ती चली गई। 15-16 में 3.3, 16-17 में 5.2, 17-18 में 8.4, 18-19 में 9.3 और ये अब जो है कि 21-22 में 9, ये, जबकि ऑल इंडिया की एवरेज जो है 4.1। तो हाँ, उससे भी फालतू है बेरोजगारी की। ये आपने देखा, इन्होंने जो CMI की रिपोर्ट है उसमें तो 30% से ज़्यादा है। मतलब जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, निवेश, रोजगार देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था 2014 में, आज बेरोजगारी में 1 है। आप देख रहे हैं इसी प्रकार से। और जो इनका मैनिफेस्टो में कहा कि हम तो प्राइवेट नौकरियों में भी 75% जो है जो हरियाणा डोमिसाइल को देंगे। और इनके नौकरी देखो, अभी BDO का कल रिजल्ट निकला है हरियाणा के प्रति। 7 BDPO भर्ती किए हैं, जिसमें से 4 गैर हरियाणवी हैं। क्या मतलब हरियाणा में लायक तो बच्चे नहीं हैं। इसी प्रकार कोई भी आप नौकरी दिखा दो तो उसमें यही फर्जीवाड़ा मिलता है इनका। और इसमें जो है कहा मुख्यमंत्री जी ने गीता पे हाथ रख के, लेकिन जो पहले हो चुका, फ्यूचर की तो कह रहे हैं, लेकिन जो पहले हो लिए इसको सजा दी भाई। कितने आदमी पकड़े गए, मैं बहुत सारे मेरे सामने हैं, वे बिल्कुल विपरीत हैं। फिशरी भर्ती के दौरान विजिलेंस की जांच आदेश 2017 में हाई कोर्ट ने दिए थे, और जबकि आज तक उस जांच का कोई अता पता नहीं। उस मामले में एक ही गांव के बहुत लग गए थे। इसी प्रकार 2018 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर रेड पड़ी थी, और उस रेड के बाद कुछ क्लर्क लेवल और उनके नीचे कर्मचारियों को गिरफ्तार करके यह दावा किया गया था कि भर्ती घोटाले का पर्दाफाश हो गया है। लेकिन जब इस मामले में चालान दायर किया गया तो माननीय पंचकुला कोर्ट ने अपने 4 दिसंबर 2018 में जांच से असहमति जताते हुए स्पष्ट तौर पर कहा था कि कुछ लोगों को बचाने का प्रयास हो रहा है। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, आज तक वह जांच नहीं हुई, आरोपियों को बचाने का प्रयास हो रहा है। इसी प्रकार से SCS की भर्ती में जहाँ सरकार ने विजिलेंस द्वारा
मारी गई रेड पर अपनी पीठ को थपथपाने का काम किया था, वहाँ उस भर्ती को कैंसिल नहीं किया गया और सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ज्वाइन करवा दिया गया। इस प्रकार से है। और एक और जो चल रहा है कौशल रोजगार निगम, ये जो है मतलब अब तक एक जेबीटी तो भर्ती नहीं किया इन्होंने, और कह रहे हैं अब इतनी नौकरी दे दी। कौशल रोजगार में जो भी जाते हैं वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। हमारी सरकार ने फैसला किया था कि ठेकेदारी सिस्टम खत्म करेंगे हम, और ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई नौकरी देने के लिए। यहाँ तक कि इजराइल में और कहाँ दुबई में बाउंसरों की जरूरत है। ये तो वहाँ जरूरत है, पता इसमें खाली ये तो एक किस्म से एम्प्लॉयमेंट वो कर रहे हैं, एडवर्टीज कर रहे हैं। कोई सरकारी नौकरी देने का ये कौशल रोजगार से ऐसे ऐसे इन्होंने काम किया है। और 2 लाख से ज़्यादा जो नौकरियां हैं, रिक्त स्थान है, वो खाली पड़ी है। और युवाओं के साथ जो है एक किस्म से मजाक किया जा रहा है हमारे युवाओं के साथ। बताओ, इजराइल में भेज रहे, इजराइल से तो हिंदुस्तानियों ने भी अपने आदमी बुला लिए थे सरकार ने, वहाँ उनको बचाने के लिए मतलब एक सुविधा प्राप्त की थी कि भाई जो हिंदुस्तानी वहाँ पर है सेफ एंड साउंड आ जाएं, ये वहाँ भेज रहे, कोई मतलब नहीं इनका। तो ये से ये है। और जो जितनी नौकरी देते हैं खुशहाल कौशल रोजगार में, ना तो उसमें कोई मेरिट है, ना कोई है, ना कोई रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है, फिक्स्ड है। और कोई भी एजेंसी एडवर्टाइज करती है हमारे को चाहिए, वो कौशल रोजगार योजना में डाल देते हैं। तो ऐसा तमाशा बना रखा है। फिर बहुत सारा क्लेम किया गया भाई हमने शिक्षा में ये किया वो किया। जो एजुकेशन पॉलिसी है केंद्र की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें जीएसडीपी का 8% खर्चा होना, 6% खर्च करना चाहिए, और इन्होंने किया बजट में कुल 2%। स्कूल बंद कर दिए, आधी से ज़्यादा टीचर्स की वैकेंसी खाली पड़ी 50%, और एक जेबीटी भर्ती नहीं किया। हाईकोर्ट जुर्माना करती है, और हाईकोर्ट जुर्माना करती है, और ये खुद मानते भाई हमारी इतनी जगह खाली है। और ये आरबीआई रिपोर्ट के भी मुताबिक भी हरियाणा ने शिक्षा पर खर्च कम किया है, जो करना चाहिए। तो शिक्षा का तो बंटाधार इन्होंने कर दिया। 11.70% कम किया। 11% कम किया इन्होंने। तो एक भी जो है जेबीटी भर्ती नहीं किया इन्होंने। और अब पीजीटी ये भी कौशल रोजगार योजना में दे रहे हैं। मतलब ऐसा है कि ना तो उनकी पेंशन होगी कभी, ना नौकरी पक्की मिलेगी, 2 साल के बाद क्या होगा उनका, ना तनख्वाह पूरी, ना तनख्वाह पूरी। इसी प्रकार से जो हेल्थ के मामले में बहुत इन्होंने क्लेम किया, उसमें सरकारी क्षेत्र में जो है ना जितने मेडिकल कॉलेज हैं, एक एक करके बताता हूँ कि ये कहा था हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, वो तो दूर है, कोई खोलने का कोई वो नहीं है। लेकिन रोहतक पीजीआई में 5144 सैंक्शन पोस्ट है, और उसमें से 2385 खाली हैं। ये तो है। इसी प्रकार करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में 944 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें से 459 पद खाली हैं। हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्लड़ में 1062 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें 670 पोस्ट खाली हैं।
खानपुर मेडिकल कॉलेज में 1019 सैंक्शन पोस्ट हैं, जिसमें से 473 खाली पड़ी हैं। मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में 878 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें 492 पद छः सौ खाली बानवे पड़े छः सौ बानवे हैं। छः सौ बानवे 692 पद खाली पड़े हैं। 878 में 692 878 में तो कहाँ कहाँ जाएंगे लोग? मतलब ऐसी परिस्थिति कर दी, बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाओं का भट्ठा बटा दिया। गवर्नमेंट तो यही कॉलेज है जो मैंने कहा, गवर्नमेंट रन तो यही मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी ये स्थिति है। किसी भी एक जगह भी नहीं। मैंने तो कहा था कि पीजीआई में जाओ रोहतक में, वहाँ जबकि हमारे समय में दवाई फ्री थी सबको, वहाँ अब आपका साबुन नहीं है, डॉक्टर कहते हैं। ऐसी ऐसी परिस्थिति कर दी। तो हाँ, सफाई नहीं है, हाँ हाँ, फिनाइल नहीं है, साबुन नहीं है, तो ये परिस्थिति है वहाँ पर। इसी प्रकार से हर वर्ग का, जैसे मैंने कहा, हमारे समय में आज पूरे हरियाणा की सब्जी मंडियां हड़ताल कर रही हैं। हड़ताल पे हैं आज कोशिश की उन्होंने। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का असर सीधा लोगों पर पड़ता है जब सब्जी के भाव बढ़ते हैं। तो इसलिए उस समय हमने ये सोच के कि लोगों को ठीक दाम पे सब्जी मिले, हमने मार्केट फीस इस पर 0 कर दी थी सब्जी मंडियों में। आज इन्होंने मार्केट फीस बढ़ा दी और ये भी कहा 2% लगा दिया। व्यापारी और अफसाई के राजगुल बता महीने दर लेने एक बार इकट्ठा होने के लिए ले लिया, इकट्ठे ही ले लेते हैं, एडवांस में कर रहे हैं भाई हमारे को दो, जितना टैक्स एंटिसिपेटेड है, पहले तो हुआ नहीं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी को असर करती है। सब्जी मंडियों में कोई मार्केट फीस नहीं होनी चाहिए। हमने पहले भी माफ़ की थी, भाई हमारी सरकार आई तो फिर हम इनको छूट देंगे सब्जी मंडी में। इसी प्रकार जो क्राइम है, क्राइम एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक आप देखेंगे तो महिलाओं की असुरक्षा में टॉप पर है हरियाणा, यहाँ असुरक्षित है। अब ट्रांसपोर्टेशन का है, मान लो आम आदमी को रोडवेज की जरूरत पड़ती है, हर आदमी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इनके समय में मैं बता रहा हूँ, बसें घटी हैं, बढ़नी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। 2014-15 में 4083 बसें थी हमारे पास, जबकि अक्टूबर 2023 में घटकर ये 3119 हो गई, जो कि सैंक्शन बेड़े की संख्या से 1700 बसें कम। 1700 बसें और होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से लोड बढ़ता है इसका। तो सुविधा मतलब कह तो देते हैं भाई हम लड़कियों को ट्रांसपोर्ट करेंगे, बस तो है नहीं इनके पास। बसों का इस्तेमाल तो जो इनकी यात्रा चल रही है उसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे खड़े रहते हैं, ये इनके सरकारी तंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्थिति है। एक फिर फसल बीमा योजना में जो है प्रीमियम ज़्यादा गया है, लोगों को अब तक मिला नहीं। ना बाढ़ का पैसा, बाढ़ में जो फसल खराब हुई थी उसका मिला, क्योंकि क्लस्टर 2 में तो जो है उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम तो ले लिया, लेकिन आगे कार्रवाई करने से मतलब रहेगा। यहाँ तक है कि यहाँ वर्ष 2022-23 में एसी एक कंपनी है, AIC कंपनी ने किसानों से 703.84 करोड़ रुपया प्रीमियम लिया, लेकिन कुल उसमें 7,86,00,000 रुपए ही का मुआवजा दिया, प्रीमियम दिया। और ये तो मतलब दिया हुआ है, वहाँ पे लोकसभा में आंसर आया, ये निकालना भाई, हाँ ये होगा ना, निकालना इसका आंसर। 700 कुछ तो प्रीमियम और 7 करोड़ मतलब कंपनसेशन। इतनी लूट मची है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में।
है एग्री होता है स्मार्ट इसका जो है ना ये दिया हुआ है AIC हरियाणा में AIC 703 करोड़ का प्रीमियम और 7.46 कंपनसेशन। तो मेरा कहने का मतलब कोई भी आप विषय उठा लो इनका दिखाएं। इसी प्रकार से हरियाणा में खिलाड़ियों की दुर्दशा हो रही है, वो कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट के आदेश के बाद भी उनको नौकरी नहीं लग रही, तो उनका प्राइज मनी नहीं मिल रही। इसी प्रकार से जो चीफ मिनिस्टर की घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री जी की, वहाँ घोषणा तो बहुत कर देते हैं। विधानसभा में यही हुआ, हर MLA उठा, उसने यही कहा अब जी फलाने सन में वहाँ घोषणा करके आए थे हमारी सड़क की, कोई कह रहा पुल की घोषणा करके आए थे, कोई कह रहा था बस के अड्डे की घोषणा करके आए थे, कोई कह रहा था कॉलेज की घोषणा करके आए थे, कोई नहीं। 2022 ये जो है जनवरी 2022 से लेकर 2023 तक की स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की 1770 घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन पूरी कुल 262 हुई और कर्जे में डूबने का काम कर दिया। बासठ देखिए इनकी नॉर्म्स जो FRBM में जो नॉर्म्स थी 2005 में, जैसे हमारे समय में तो 15 या 17% थी, आप 30% इन्होंने कर दी। लेकिन अगर इनका लगाए हिसाब तो दे हैव क्रॉस लिमिट, 37.7% हो गई अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ 30% फिक्स्ड बाय फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन ने 30% की थी, क्योंकि FRBM 2005 में ये लिखा हुआ है स्टेट डेट मस्ट इंक्लूड इंटरनल बोरोइंग, मतलब लोन रेज्ड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली, फिर पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट्स, ये स्मॉल सेविंग वगैरह, एंड गवर्नमेंट गारंटेड लोन रेज्ड बाय गवर्नमेंट कंपनीज। अकॉर्डिंग टू स्टेट डेट टू GSDP comes to 37.7%। against the norm of 30%. Against 13% fixed. During the 9 years, the government has placed the state into debt trap, and hence we are likely to face Punjab-like situation. मैं कई दिन से कह रहा हूँ, लेकिन ये इस बात को मानने की तैयार नहीं है, सही फिगर देते नहीं है। ये तो कहते हैं हम विद इन नॉर्म्स हैं, लेकिन नॉर्म्स को क्रॉस कर चुके हैं। 37% हो गया इनका। ये मोटी मोटी बात है भाई। बाकी जो हमारी आज मीटिंग थी उसके बारे में अध्यक्ष जी ब्रीफ कर देंगे। हमारे कांग्रेस के विधायकों की और पूर्व विधायक और जो हमारे असेंबली कैंडिडेट से वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि वहाँ इंडिया की भी मीटिंग हुई है, इंडिया ब्लॉक की भी, और कांग्रेस का 138 साल कंप्लीट हो रहे हैं 28 तारीख को, तो उसके बारे में मीटिंग बुलाई गई थी। अध्यक्ष जी आप ब्रीफ कर दो, फिर कोई सवाल हो पूछ लेना मेरे से भाई। जैसा कि आदरणीय हुड्डा साहब ने आपके को बताया कि आज हमारी पार्टी की मीटिंग थी, जो PCC के जो डेलीगेट हैं और जो सीनियर जो साथी हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा था, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड और जो दूसरे जो हमारे प्रकोष्ठ हैं उनके हेड की उनकी मीटिंग बुलाई थी, और जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो पास किया कि 138 साल हमारे 28 दिसंबर को हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, तो उस दिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी का इतिहास, आज़ादी की लड़ाई लड़ने का इतिहास और उसके बाद में जिस तरह से देश का जो निर्माण करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उस पर सबको चर्चा करने के लिए 28 तारीख को सभी बूथ ब्लॉक और जिला में सभी जगह
कांग्रेस पार्टी का झंडा 9 बजे तक फहरा करके सारी प्रोग्राम पर चर्चा की जाएगी। साथ ही ये भी फैसला लिया कि जो देश में जो परिस्थितियाँ जो चल रही हैं, जिस तरह से संसद का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष के साथ जो जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से पूरी तरह से 142 सांसदों को सस्पेंड किया गया, जो कि कभी भी इतिहास में नहीं हुआ कहीं भी किसी भी लोकतांत्रिक देश में। विपक्ष की आवाज़ सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। विपक्ष सिर्फ ये चाहता था कि ये संसद में सुरक्षा में चूक क्यों हुई, क्या कारण थे, चूक के क्या कारण है और आने वालों का क्या मकसद है, उस पर चर्चा की जाए। गृह मंत्री जवाब दें, प्रधानमंत्री जवाब दें, बजाय हाउस को जवाब देने के। बाहर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरी जगह करते रहे, बयान देते रहे, लेकिन हाउस में नहीं दे रहे थे। तो उसके लिए सांसदों ने दबाव बनाया कि यहाँ पर जवाब दिया जाए और उसके विरोध में उनको सभी 142 सांसदों को बाहर कर दिया गया। तो ये एक लोकतंत्र के खिलाफ जो कृत्य है, और इसके बारे में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई और उसमें तय हुआ कि 22 तारीख को, परसों 22 तारीख को सभी जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन और धरने दिए जाएंगे और इस जो सरकार का जो कृत्य है इसका विरोध पूरी जोर से क्षमता के साथ में इसका विरोध किया जाएगा। साथ ही पार्टी ने यह भी निर्णय लिया कि 138 साल होने पर, क्योंकि सारा जो संसाधन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, चाहे वो संवैधानिक एजेंसी हो, चाहे इलेक्टोरेट बॉन्ड के माध्यम से जो सारा जो फंड जो आता है 95% वो सत्ता पक्ष को जाता है, जिससे संतुलन नहीं बन पाता लड़ाई लड़ने में। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 1920-21 में एक फंड स्थापित किया था, उनका तिलक जी के नाम से, तिलक स्वराज फंड। जनता से आह्वान किया था और उससे जो फंड मिलता था उससे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, देश को आज़ाद करने के लिए। तो आज भी परिस्थितियाँ वही हैं कि आज लोकतंत्र को बचाने के लिए, सरकार से मुक्ति पाने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि भाई सभी एक बूथ में कम से कम 10 लोगों से 138 रुपये प्रति व्यक्ति, यानी कि एक बूथ पर 1380 रुपये कम से कम ये प्रेरित किया जाए, जो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा कि जो फंड दिया जाए। उसके अलावा कोई जो ज़्यादा देना चाहता है, कोई 138 के अलावा 1380 देना चाहता है, कोई 13,800 देना चाहता है या 1,38,000 देना चाहता है, तो उनके लिए अलग अलग सब से आह्वान किया कि अपनी क्षमता के अनुरूप जो दान जो दे सकते हैं वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी को दान दें। तो बहुत लोगों के अंदर जोश और उत्साह था। आज भी लगभग अभी हाथों हाथ ही अभी लगभग 1.5 करोड़ रुपए का लोगों ने डोनेशन के लिए अपना वो किया। बाकी तो डोनेशन सारे उसमें से गाँव में से सबसे ब्लॉक से आएगा। तो मैं समझता हूँ ये तो चलता रहेगा। 28 तारीख तक ये ऑनलाइन है, उसके बाद वैसे ज़मीनी स्तर पर भी इस पर होगा। तो उसके लिए जो आज की जो मीटिंग हुई बहुत ही फ्रूटफुल थी, बहुत ही शानदार थी। सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था कार्यकर्ता साथियों के, और इसमें हमें उम्मीद है कि पूरा इस सरकार से लड़ाई लड़ने में जो लोकतांत्रिक जो तरीके से हम इसमें पूरी तरह से सक्षम होंगे और सरकार की गलत नीतियों का पूरी तरह से विरोध करेंगे, परसों के प्रदर्शन में करेंगे और आगे पूरी तरह से तैयारी, चाहे लोकसभा की और विधानसभा की, पूरी तरह से मजबूती के साथ में तैयारियां चलेंगी। ये जो प्रोटेस्ट है परसों का, ये मेमोरेंडम दिए जाएंगे या किस प्रकार का प्रोटेस्ट होगा? परसों प्रदर्शन करेंगे और मेमोरेंडम भी जो डीसी के माध्यम से हम देंगे। सभी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन का निर्णय है, हमने तो अपनी पार्टी से कहा है,
बाकी जो जो पार्टी है वो अपने अपने अलग अलग मीटिंग करके करेंगे, अपनी जिम्मेदारियां लगाएंगे सभी। क्या कहा? मिमिक्री। क्या कर दिया? मिमिक्री की है जो भाई, हाँ उसको सही से समझाते हैं। देखिए, काम मेरे को तो पता नहीं किसने की है, किसकी की है, मैं क्या कह सकता हूँ। बनर्जी ने यहाँ यहाँ करी हो, किसी ने बता दे, नहीं या किसी को बता दो। मैंने बताया ना, मैं मेरे को क्या नहीं होता। बता दिया जो मैंने, जितना मेरे को पता है मैंने बता दिया। आज ना धनखड़ जी ने अभी उस पर बयान भी दिया है, उसमें कहा है कि राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा उस वीडियो को देखकर हंस रहे हैं और उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना, मतलब ये और कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हरियाणा के कांग्रेस नेताओं को इस पर माफी मांगनी चाहिए थी। हरियाणा कांग्रेस नेताओं ने क्या किया? हम तो यहाँ बैठे हैं, हम तो चंडीगढ़ में थे, हरियाणा कांग्रेस के नेता तो ये प्रधान है, मैं CLP लीडर हूँ, ये विधायक है, वो ये भी कह रहे हैं सस्पेंड कर दीजिए तीनों एमपी, हैं? कह रहे सस्पेंड भी कर दीजिए। चलो जो भी है वो तो उनका काम है, उनका कार्य क्षेत्र है वो जाने भाई। सर, मुख्यमंत्री ने कल आपको एक सलाह दी है, उन्होंने कहा है कि हुड्डा साहब को मेरी एक सलाह है कि जिस तरह सोनिया गांधी ने अपना पुत्र मोह छोड़ा है, वैसे हुड्डा साहब को भी हरियाणा में नए चेहरे की तलाश करनी चाहिए और अपना पुत्र मोह छोड़ना चाहिए। ऐसा है, पूरा हरियाणा मेरा है।